हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सीए अमित सामरिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा आपके सीएमए फाइनल के ग्रुप 4 के पेपर 17 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसको प्यार से हम सीएफआर कहते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि इस पेपर के क्या क्या कंटेंट हैं, मींस इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड हैं और इस पेपर की तैयारी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जिससे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके और इवन हम ऑल इंडिया रैंक ला सके। और जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि थोड़ी देर जब तक ये वीडियो चल रहा है आप अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस पेपर के पैटर्न की। देखिए, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और ये पेपर के पैटर्न के बारे में मैं सबसे पहले डिस्कशन करूंगा। देखिए, इस पेपर में टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 to 8 7 क्वेश्चन हो गए और क्वेश्चन नंबर 1, टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखिए बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू, और ये 20 मार्क का क्वेश्चन होता है और ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है। और एक बात ध्यान रखिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से एकदम दिल में तरंगे उत्पन्न हो जाती है कि अरे वो ऑब्जेक्टिव बेसिस है, लेकिन यहां केवल तुक्के नहीं चलते हैं, विथ रीजंस, रीजनिंग देनी पड़ती है कि आपने पर्टिकुलर आंसर पे जो टिक किया है, जो लगा आपने पर्टिकुलर आंसर को चुना है, तो वो उसके पीछे कारण क्या है, मतलब वहां पे बात आपके कंसेप्ट की टेस्टिंग हो गई। तो एमसीक्यू विथ रीजंस है, 20 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आता है ये। इसके बाद हम आते हैं, ये 20 मार्क का पेपर आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8, टॉपिक पर भी मैं आऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स है और कैसे पढ़ना है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक ये 7 क्वेश्चन हो गए। ये सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं और एक एक क्वेश्चन 16 मार्क का है, 16 मार्क्स ईच। तो अब आप बोलेंगे सर 16 मार्क का एक क्वेश्चन है, 7 मार्क्स ये हो, 7 क्वेश्चन आप बता रहे हो, तो ये तो 112 मार्क्स हो गए, 112 नंबर। और 20 मार्क का क्वेश्चन नंबर 1 था, तो ये हो गया टोटल पेपर 132 नंबर का। तो यहां आपको बात समझ में आना चाहिए कि 132 मार्क का टोटल पेपर आता है। उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 से 8 तक जो 7 क्वेश्चन है उसमें से एनी 5 ही करने हैं। मतलब यहां पर आपके पास एक इंटरनल चॉइस अवेलेबल है, 7 में से 5 आपको करने हैं। तो जाहिर सी बात है 16 मार्क का एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आप करेंगे तो 80 मार्क्स के तो ये क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक ये 80 मार्क्स का पेपर हो गया। ये सब्जेक्टिव है, ये मल्टीपल चॉइस नहीं है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का हो गया। टोटल 100 मार्क्स का पेपर, 132 मार्क्स में से 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है ऐसा नहीं है, 20 मार्क्स करना ही करना है, कंपलसरी है। फिर बचे हुए 112 मार्क्स के पेपर में से 80 मार्क्स का पेपर आपको करना है, ये बेसिक बात। अब इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक जो ये क्वेश्चन 16 मार्क का आता है, ये एक ही क्वेश्चन 16 मार्क का है ऐसा जरूरी नहीं है। जनरली इसमें पार्ट्स आते हैं। 60 जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसका ए पार्ट, बी पार्ट, 3 में ए बी सी, 4th में ए बी सी डी, सब पार्ट्स भी आते हैं। और आपको ये बात ध्यान रखना है कि कोई नियम नहीं है कि 2 ही पार्ट आएंगे, कोई नियम नहीं है कि 3 ही सब पार्ट्स आएंगे, कुछ भी आ सकता है। और यह भी ध्यान रखना है कि इनकी इंटरनल सब पार्ट्स की जो मार्किंग है वो भी फिक्स नहीं है। इट मे बी पॉसिबल कि ए बी सी 3 पार्ट किसी क्वेश्चन में आते हैं, तो ए पार्ट जो है 8 मार्क्स का है, ये 4 मार्क्स का है और ये 4 मार्क्स का है, तो ये 16 मार्क ऐसे हो गए, या ये 10, 4 और 2 भी हो गए। अल्टीमेटली टोटल क्वेश्चन 16 मार्क का होगा, लेकिन इसके सब पार्ट्स जो होंगे उनकी मार्किंग कुछ भी हो सकती है, वो भी कोई प्री डिसाइडेड नहीं है। मतलब आप ऐसी कोई धारणा बना के ना चलें। तो ये टोटल मैंने आपको पहले पेपर पैटर्न के बारे में बता दिया है। तो व्हाट इज द पेपर पैटर्न, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब दूसरी बात मैं टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स यहां पर हमें कवर्ड है इस सब्जेक्ट में। लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि देखिए, ये प्रिपरेशन करने के पहले की बात बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब बच्चा सीएमए फाउंडेशन पास होता है तो वो कहता है मैं फाउंडेशन पास हो गया। जब वो इंटरमीडिएट पास होता है, मैं इंटरमीडिएट पास हो गया। हम 12th क्लास पास हुए थे, हम 12th पास हो गए, है ना। लेकिन जब आप सीएमए फाइनल में हैं, आप बच्चों जब आप सीएमए फाइनल पास करते हैं तो स्टूडेंट जनरली ये नहीं कहता कि मैं सीएमए फाइनल पास हो गया, आप कहेंगे मैं सीएमए बन गया।
तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप सीए में फाइनल पास नहीं होंगे, आप सीए में बन जाएंगे इमीडिएटली, आप पर्सन से पर्सनालिटी हो जाएंगे, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज आपको हायर करेगी, पीएसयूज आपको लेंगी, वहां पर आपके इंटरव्यूज होंगे। तो वहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि वहां पर जो है आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। मेरे सर हमेशा कहा करते थे कि बेटा जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो वो अलग ढंग होता है कंसेप्ट। मैं ये बताना चाह रहा हूं यहां पर कि जो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसको मैंने भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपके सामने कहूंगा, यहां पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है वो भी मैं बताऊंगा, अभी आप इसको अकाउंटिंग समझे। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो आपका ये पेपर है, इसको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ना है। फाउंडेशन लेवल पे आपने अकाउंटिंग पढ़ी, इंटर लेवल पे आपने पढ़ी, लेकिन फाइनल लेवल पर आपको बहुत ही स्पेशलाइज्ड नॉलेज के साथ बहुत ही कंसेप्चुअली इसको पढ़ना है। उसका कारण कि अब आपका इंटरेक्शन सीए में बनने के जस्ट बाद बड़े बड़े मतलब इंडस्ट्री में आपका एक्सपोजर होगा, आप प्रोफेशनल से मिलोगे, अभी तक आप स्टूडेंट से मिलते थे। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आपको हर काम अलग ढंग से करना है। मैं एक बहुत सिंपल सी जनरल सी बात देखिए मैं आपके साथ करता हूं कि जैसे आपको किस तरीके से कॉन्सेप्ट आपके होने चाहिए मैं बताना चाहता हूं। जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यहां पे रेस पुट करता हूं कि आप सभी ने एक वर्ड सुना है भाई अकाउंटिंग में एसेट्स है, लैंड है। तो लैंड इज ए नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। लैंड इज, मैं टॉपिक अभी आपको बताऊंगा, आपके सब्जेक्ट के टॉपिक, एक जनरल से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। लैंड इज ए नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, है ना। आप सभी लोग मेरी इस बात से एग्री होंगे, यस सर लैंड इज ए नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, है ना। तो मैं आपसे पूछूंगा भाई लैंड नॉन डेप्रिशिएबल क्यों है, लैंड पे डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगता। तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर आता है फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल पे, और इवन मैंने तो फाइनल लेवल में भी देखा कई बच्चे, भाई सर लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है, लैंड की वैल्यू तो हमेशा बढ़ती है, लैंड की वैल्यू कम होती नहीं है, लैंड पे डेप्रिसिएशन लग ही नहीं सकता, ये कैसा पाप है, तो पाप है, गुनाह है, तो ठीक है ना। लेकिन दिस इज नॉट द राइट रीजन, दिस इज नॉट द करेक्ट रीजन। अरे ये आंसर तो एक 11th क्लास का स्टूडेंट भी दे रहा है। नाउ यू आर ए प्रोफेशनल पर्सन, आपके आंसर में कुछ लॉजिक होना चाहिए, कुछ रिलेटिविटी होनी चाहिए। आपका आंसर ये होना चाहिए कि सर लैंड एकमात्र ऐसी असेट है जिसकी यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड है। बिल्डिंग 10 ईयर्स एस्टिमेटेड लाइफ, फर्नीचर 5 ईयर्स, हम ऐसी बात करते हैं। लैंड की यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड है, ठीक है। तो सर अनलिमिटेड होने से उस पर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगता। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपीस का लैंड है, 1 लाख रुपए का लैंड है और 10 बिल्डिंग है, मान लीजिए 10 साल चलेगी, तो हम जनरली डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 रुपए हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। लेकिन लैंड के केस में जब आप करेंगे तो 1 लाख डिवाइडेड बाय वो इन्फिनिटी होगा, क्योंकि लैंड की यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड है। और इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी का मतलब मैथमेटिक्स में होता है 1/0, और ये डिवाइड में 1/0 है, तो ये ऊपर मल्टीप्लीकेशन में जाके 1 लाख इंटू 0/1, तो ये 0 आ गया। अरे सर ये क्या कर दिया आपने, ये मैंने ये कर दिया कि लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ऐसा नहीं है। लैंड पर डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन उसकी यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड होने की वजह से उस पर वो आंसर 0 आता है। और 0 आता है तो हम इसको भी क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, जो आपने पढ़ा होगा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। जो मनी में मेजरेबल ही नहीं है हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। तो लैंड पर लैंड इज ए नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, ये सबको पता है, लेकिन क्यों, बिकॉज इट इज हैविंग इनडेफिनेट इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ, जिसकी वजह से उस पर डेप्रिसिएशन 0 आता है। और डेप्रिसिएशन 0 है तो मनी मेजरमेंट नहीं है, इसलिए रिकॉर्ड नहीं करते। तो दिस इज द एग्जैक्ट एंड कंसेप्चुअल रीजन। तो मैं आपको इस एग्जांपल के जरिए ये बताना चाह रहा था कि भाई आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, ठीक है। आपकी अप्रोच प्योरली कंसेप्चुअल होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं आगे, थोड़ा सा फटाफट बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपके यहां पर टॉपिक जो दे रखे हैं आपके कोर्स में, फटाफट है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी, ई तो मैंने पहले टिक कर, ई यहां पर आ गया है। ये 5 सेक्शन में यहां पर आपका सिलेबस डिवाइड किया गया है। इंस्टीट्यूट ने देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये बड़ा आप हम सीए में करने वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट संस्था है ये। इवन मैं तो कहूंगा ये हमारे भगवान का नाम है, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो आपको परसेंटेज दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये इंस्टीट्यूट ने बताने की कोशिश की कि भाई ये 5 सेक्शन में आपका कोर्स डिवाइड है, इसमें से 20% वेटेज दे रखा है कि 100% का जो पेपर होगा उसमें 20% सेक्शन ए में से, बी में से, सी में से 20% आएगा, डी में 25% और ई में 15%। देखिए मैं पहले बता दूं कि ये हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। तो यहां पर मैं आपको पहले ही बता दूं, देखिए इस पैटर्न पे
जनरली पेपर आता है, लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि 20% बोला तो 20% ही आएगा। हो सकता है 100 में से 8 मार्क का ही पूछा जाए सेक्शन ए, इट में बी पॉसिबल। हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये पैटर्न पर कई बच्चे फिक्स हो जाते हैं कि नहीं इसमें से तो 20% पेपर आएगा, ऐसा नियम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक अनुमानित परसेंटेज आपको दिया हुआ है। उसके बाद यहां पर मैं बात करता हूं कि इन टॉपिक्स में क्या क्या है। तो देखिए मैं यहां पर सबसे पहले आपको आपके कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कह रहा हूं। देखिए अकाउंटिंग तो मैं इजीनेस के लिए कह रहा हूं, वैसे पेपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। तो अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि आप जब फाउंडेशन और इंटर में अकाउंटिंग पढ़ते थे तो वहां पे आप बातें करते थे जर्नल की, लेजर की, ट्रायल बैलेंस की, मतलब एक अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करके फाइनल अकाउंट बनाते थे। आपको प्रोसेस भी पूछी जाती थी और फिर फाइनल अकाउंट भी पूछे जाते थे। लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एग्जैक्ट मतलब है कि जब ऑडिट रिपोर्ट बनती है, जब रिपोर्ट बनती है, बात समझ रहे हैं, एक अकाउंटेंट जब रिपोर्ट बनाता है तो वो रिपोर्ट में रिपोर्टिंग कैसे होती है, मतलब आप यहां पर इस पेपर का कंसंट्रेशन आपका सिर्फ और सिर्फ जो है रिपोर्टिंग पर है, अकाउंटिंग प्रोसेस पर ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम टॉपिक्स जो इसमें है उसमें आपको यही सिखाया जाएगा कि अलग अलग एंटिटीज के लिए अलग अलग सिचुएशन में फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कैसे प्रेजेंट करनी है, हाउ टू प्रेजेंट इट, है ना। वो तो खैर पढ़ते वक्त आप सीखेंगे। तो यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि यहां पर ये अकाउंटिंग CFR जो पेपर है, इसके ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 टॉपिक हैं। एक है, देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है, अभी आपको मालूम नहीं है लेकिन आप सुन लीजिए नाम, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग, भारी भारी नाम लगेंगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसके बाद ये सेक्शन डी में जो है आपका यहां पर ये शेयर बेस्ड पेमेंट, ये यहां पर शेयर बेस्ड पेमेंट है, मैं इनके मतलब थोड़े थोड़े बताऊंगा। ये 3 टॉपिक को मैं ब्रह्मा विष्णु महेश बोलता हूं क्योंकि भैया जैसे सृष्टि इन ब्रह्मा विष्णु महेश की वजह से चलती है, वैसे ही हमारा CMA का फाइनेंशियल कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो पेपर है ये इसी से ड्राइव होता है भाई। ये 3 टॉपिक अगर हमने कर लिए ना तो ये मान लीजिए, देखिए मेजर कवरेज होता है 20%, वैसे तो ऊपर नीचे हो सकते हैं परसेंट, 20%, 20%, 25%। ये 3 बहुत ही महान, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको बहुत अच्छे से हमें करना चाहिए, ठीक है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में भी इनका बहुत यूजेज है। बिजनेस कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा, अमलगमेशन, कंपनीज के अमलगमेशन होते हैं, एब्जॉर्प्शन होते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये सारी बातें हैं, ठीक है। और इसके बाद अभी हम बात करते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, शेयर बेस्ड पेमेंट है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये पेपर को ड्राइव करते हैं आपके CFR के, बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, हमेशा बोलते हैं ना, एक एडवर्टाइजमेंट आता था टीवी पर, ठीक है ना। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा नहीं है, वैसे प्रोफेशनल एग्जाम में देखिए सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा फटाफट यहां पर ये बता देता हूं कि देखिए ये हाँ जी, हाँ जी, ठीक, यहां मैं लिख रहा हूं। देखिए जो आपका पहला पार्ट है सेक्शन A, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछे जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, जरा ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे इस पर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और आजकल आपने सुना है इंड एस, मतलब पहले जो रिपोर्टिंग होती थी, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनती थी, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसमें कंप्लाई होने चाहिए, फॉलो होने चाहिए आजकल। और देखो हमारे देशी स्टैंडर्ड, इंडिया के स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहलाते थे, और विदेशी स्टैंडर्ड्स को हम IFRS कहते थे। अब AS कुछ कह रहा है, IFRS कुछ कह रहा है, तो आजकल जो है दोनों का कॉम्बो आ गया, जमाना भी कॉम्बो का है, कॉम्बो आ गया इंड एस, मतलब हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हो गए, दैट इज इंड एस, ठीक है ना। तो हमें ये इंड एस पढ़ने हैं। लेकिन आपका जो पहला वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन A, इसमें आज भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही आपसे पूछे जाएंगे। कुछ, सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगभग कवर्ड हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जिन पर इंस्टीट्यूट का फोकस ज्यादा रहता है, वो आपको पढ़ने होंगे, ठीक है ना। इसमें अभी मैं थोड़ा सा बता दूं, AS11 है, AS16 है, AS17, AS19, AS20, ये कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। AS10 जिस पर इंस्टीट्यूट का फोकस थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए, अब दिल थाम कर बैठिए, ये जो टॉपिक है जिसमें मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश कहा था, उसमें से एक बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर एप्लीकेबल है इंड एस 103।
इंडेस 103 की बहुत ही कंसेप्चुअल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और ये इंडेस है, एस नहीं, इंडेस 103, ये बिजनेस कॉम्बिनेशंस इस पर एप्लीकेबल है। एंड एस पर इंडेस इंस्टीट्यूट ने साफ मेंशन किया है, एस पर इंडेस, तो आपका इंडेस पर एक्सपर्टाइज होना जरूरी। उसके बाद ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा भाई। एक आपने सुना होगा, एक पेरेंट कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी क्या होती है? अरे सर सर सर, इस कंपनी ने इस कंपनी के मोर देन 50% शेयर, मोर देन 50% शेयर, इक्विटी शेयर से एक्वायर कर लिए, तो ये खरीदने वाली इन्वेस्टर कंपनी पेरेंट कंपनी हो गई, सब्सिडरी कंपनी हो गई। जब भी दो कंपनीज अलग अलग, दो एंटिटीज अलग अलग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो उन्हें कहते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उस पर इंडेस 27 लगता है। पर अब जब ये दोनों मिलकर बनाएंगे, मिलकर नई दुनिया मिलकर बनाएंगे ये, तो ये कहलाता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इस पर एप्लीकेबल होता है इंडेस 110, इंडेस 110। ये आपके सिलेबस में है। सर केवल सब्सिडरी के केस में ही कंसोलिडेशन होता है, तो ऐसा भी नहीं है। मेरी बात अब जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक कंपनी 1 है, चलो मैं नाम दे देता हूं, एग्जांपल से थोड़ा समझा देता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना बच्चों। यहां पर मान लीजिए कंपनी है ए लिमिटेड, ये पेरेंट कंपनी है, इसने बी लिमिटेड नाम की एक कंपनी में मोर देन 50% शेयर ले लिए, तो ये इसकी सब्सिडरी कंपनी हो गई। और ए लिमिटेड ने मान लीजिए सी लिमिटेड नाम की कंपनी में, सी लिमिटेड नाम की कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और उसने मान लीजिए 50% से कम लिया है, 50% से ज्यादा नहीं है, 50% या उससे कम है, तो हम इस सी लिमिटेड को सब्सिडरी नहीं कहेंगे, इसको हम प्यार से नाम देते हैं एसोसिएट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भाषा में इसे एसोसिएट कंपनी कहा जाएगा। और यह भी हो सकता है कि एक कंपनी डी लिमिटेड, उसके साथ इसका कोई चक्कर चल रहा है, कोई चक्कर का मतलब मेरा मतलब ज्वाइंट वेंचर से है, कोई वेंचर चल रहा है इन दोनों का ज्वाइंट, तो ये जेवी कहलाता है, ज्वाइंट वेंचर। तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड जब अपने अलग अलग, और सी लिमिटेड और डी लिमिटेड जब अपने अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, दैट इज कॉल्ड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन इन दोनों के मर्ज होंगे तो ये कहलाएगा कंसोलिडेटेड। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कंसोलिडेटेड। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इस पर इंडेस 110 एप्लीकेबल है, तो इंडेस 110 एप्लीकेबल है ए लिमिटेड और बी होल्ड पेरेंट और सब्सिडरी के कंसोलिडेशन पर। ये आपके बिल्कुल सिलेबस में और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत पढ़ने में आपको मजा आएगा इसको, ठीक है। पूरे कंसेप्ट के साथ इसको पढ़िएगा। और यहां पर अब चूंकि ए लिमिटेड की ने सी में भी इन्वेस्ट किया है, डी में भी इन्वेस्ट किया है, और ए ने बी में भी इन्वेस्ट किया है, तो ए और बी का कंसोलिडेशन हुआ, दोनों के ज्वाइंट पीएनएल और बैलेंस शीट बनेगी। वो कैसे बनेगी वो आगे की बातें हैं, ठीक है। अब इस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ए प्लस बी का बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ए का एक और, ए ने डी में भी इन्वेस्टमेंट किया है, ए ने सी में भी इन्वेस्टमेंट किया है ना। तो ये वाले जो ए ने डी में इन्वेस्ट किया है और ए ने सी में इन्वेस्ट किया है, मतलब ए ने जो ज्वाइंट वेंचर में इन्वेस्ट किया है और ए ने जो एसोसिएट में इन्वेस्ट किया है, वो दोनों इन्वेस्टमेंट कैसे प्रेजेंट होंगे, कैसे उसकी रिपोर्टिंग होगी, कैसे वो बैलेंस शीट में शो होंगे, उस पर भी इंडेस लगेगा। तो इस पर लगता है इंडेस 28 और इंडेस 27, इंडेस 111, इंडेस 28। तो मतलब ये हो गया, आपको यहां पर कंसोलिडेशन में मेजरली 3 इंडेस पढ़ने हैं। कंसोलिडेशन वाले टॉपिक में 3 इंडेस आपके कवर मेजरली होंगे, इंडेस 110, इंडेस 111 और इंडेस 28, ठीक है। यह आपको बताएगा कि सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट किया तो कंसोलिडेशन कैसे करना, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कैसे शो करना, यह आपको इंडेस 28 और इंडेस 111 बताएगा, ठीक है। और इसके बाद यहां पर जो मैंने तीसरा ब्रह्मा विष्णु महेश में जो तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, दैट इज शेयर बेस्ड पेमेंट। ये डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग में अभी हम इन तीनों के बारे में बात कर रहे हैं। ये शेयर बेस्ड पेमेंट जो है, तो शेयर बेस्ड पेमेंट जो है इस पर एप्लीकेबल है। ये देखिए शेयर, लिख नोट भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। हाँ, शेयर बेस्ड पेमेंट इस पर एप्लीकेबल है इंडेस 102। ये तो आपको मेजरली पढ़ना है, ये 3 टॉपिक, ठीक है ना। इसके बाद जरा देखिए ध्यान से, ये जो हाँ ठीक है। अब ये एक लास्ट सेक्शन जो ई सेक्शन है, इसमें 8th टॉपिक जो ये दे रखा है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग
इसमें कंपलसरी थ्योरी आती है। जो मैंने कहा था ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे आपके मल्टीपल चॉइस के अलावा, उसमें एबीसी पार्ट होते हैं, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं और कंपलसरीली थ्योरी क्वेश्चन इसमें से आएगा आपको यहां पर। उसके बाद ये वैल्यूएशन वाला चैप्टर यहां पर है, इसमें गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है, शेयर का वैल्यूएशन कैसे करना है, इंटर लेवल तक आपने कर भी रखा है और फाइनल में और थोड़ा एडवांस लेवल आपको यहां पूछा जाएगा। आजकल नॉन बैंकिंग कंपनीज होती है, एनबीएफसीज होती हैं, उनकी क्या अकाउंटिंग होगी, उनके प्रोविजनिंग नॉर्म्स क्या हैं, वो आपको पूछे जाएंगे यहां पर। ठीक है, तो यहां पर हम फटाफट से आ जाते हैं। तो देखिए यहां पर ये सेक्शन ए बी सी डी ई, ये आपका मेजर सिलेबस आपके सामने। वापस से एक बार देख लें, सेक्शन ए में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मैंने बताया कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेवेंट है। सेक्शन बी में बिजनेस कॉम्बिनेशन, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उस पर इंड एस 103 है। तीसरे में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनीज, ज्वाइंट वेंचर्स, इनका कंसोलिडेशन कैसे होगा, इंड एस 110, इंड एस 28, इंड एस 111, ये मेजरली इसमें है। और डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है, और ये जैसे एक टॉपिक आपको दिख रहा होगा XBRL लिखा हुआ, रिपोर्टिंग थ्रू XBRL, ये प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें से थ्योरी आएगी, ये ध्यान रख लीजिए थ्योरेटिकल टॉपिक है ये। और शेयर बेस्ड पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे इंडेस 102 एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको मोटा मोटा सिलेबस यहां बता दिया है, तो आप समझिए, ये आप ध्यान में रखिए कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जनरली कंसोलिडेशन में से आएगा, शेयर बेस्ड पेमेंट से आएगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन से आएगा, वैल्यूएशन ऑफ शेयर और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा। कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से बन सकते हैं, और बाकी मेजरली चाहे वो XBRL हो, चाहे वो गवर्नमेंट अकाउंटिंग हो, वो सब थ्योरेटिकल है और कंपलसरी थ्योरी क्वेश्चंस उसमें से आएंगे। कई बच्चे सोचते हैं कि हम केवल सवाल कर लेते हैं, प्रैक्टिकल कर लेते हैं, नंबर अच्छे मिल जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन आपको थ्योरेटिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि आपका उद्देश्य केवल पास होना नहीं होना चाहिए, आप सभी का उद्देश्य होना चाहिए ऑल इंडिया रैंक लगाने का। और खास तौर पे CFR जैसा पेपर, जो कि प्योरली मतलब जो है प्रैक्टिकल अप्रोच वाला पेपर है, इसमें तो सबका टारगेट ये होना चाहिए कि हमें 80, 90, 100 मार्क्स लाने हैं, हमें 50, 60 की बातें नहीं करनी है, हमें ये कोशिश करनी है। तो वो तब आप आएंगे जब, देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, अगर आपको वाकई में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको एग्जामिशन लानी है, आपको ऑल इंडिया रैंक लानी है, तो वो तब आ पाएगी जब आप इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि हमारे भगवान का नाम है, जब आप उसके स्टडी मटेरियल को पूरी तरह फॉलो करेंगे। ठीक है, जो भी क्लासेस होती है, जो भी हम भी पढ़ाते हैं, वो डेफिनेटली कंप्लीटली आपके स्टडी मटेरियल पर बेस्ड ही पढ़ाते हैं, वही आपको पढ़ना है, मेरिट लाने के लिए वही जरूरी है। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस चाहिए, और ऐसा नहीं कि केवल प्रैक्टिकली करना है, थ्योरी को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दे और अच्छे से उसको आपको करना पड़ेगा। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। आज के पेपर में मैंने आपको बेसिकली एक तो पेपर का पैटर्न बता दिया, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जरा ये चीज और एक बार ध्यान दे देना आप, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट और बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये 3 मेजर टॉपिक है। फिर प्रैक्टिकल में एक तो वैल्यूएशन आएगा, वैल्यूएशन में शेयर्स भी है और गुडविल भी है, बस ये मेजर प्रैक्टिकल। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब पुराने वाले स्टैंडर्ड है। ठीक है, और ये तीनों टॉपिक यहां पर इंडेज बेस्ड है। ठीक है, इंडेज बेस्ड है। चलिए, तो ये हो गया। तो और एक इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कंटेंट बता दिया, मैंने आपको पेपर का पैटर्न बता दिया। ठीक है, और मैंने आपको यह भी बता दिया कि भाई आपको एक डिफरेंट तरीके से आंसर देना है। मैंने जो आपसे लैंड पे डेप्रिसिएशन की बात की थी, एक जनरल बातें होती है। मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि भाई अच्छा बताओ, बिल्डिंग क्या है, फर्नीचर क्या है, मशीनरी क्या है। आप भी जनरली 99% स्टूडेंट आंसर देते हैं, सर ये फिक्स्ड एसेट है, पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, एसेट है, ये फिक्स्ड मशीनरी एसेट है, बिल्डिंग एसेट है। ठीक है, तो ये आंसर तो हर कोई देता है। बीइंग ए प्रोफेशनल, आपको आपका आंसर का लेवल होना चाहिए ना। अगर आपसे कोई पूछता है कि मशीनरी क्या है, तो आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए कि एसेट है, आपका आंसर होना चाहिए सर क्यों खरीदी, मशीनरी क्यों खरीदी। फिर आपसे कोई कहे यूज करने के लिए खरीदी, तो आप बोलेंगे एसेट है। फिर आपसे कोई कहे कि भाई जो है बेचने के लिए खरीदी, तो फिर वो स्टॉक है। ठीक है कि नहीं। बिल्डिंग क्यों खरीदी, बेचने के लिए खरीदी, तो बिल्डिंग स्टॉक है। यूज करने के लिए खरीदी तो एसेट है। और ऐसे ही खरीद ली, एक्स्ट्रा पैसे कम पड़े थे, ऐसे ही रेंट पे दे देंगे ऐसा सोच के, तो ये इन्वेस्टमेंट है आपका। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो फिक्स्ड एसेट हो। खैर, तो आपको मैं ये बताने की कोशिश भी कर रहा हूं कि आपको हर आंसर आना चाहिए,
डिफरेंट तरीके से, कॉन्सेप्ट के साथ, लॉजिक के साथ, रीजंस के साथ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आखिरी बार सभी को मैं ऑल द बेस्ट कहूंगा और सभी लोग अच्छे से तैयारी शुरू करें। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही नहीं, सभी इस पेपर में आप, और आपका उद्देश्य जो ऑल इंडिया रैंक लगाने का होना चाहिए, और उसके लिए आपको कंसेप्चुअली पढ़ना है और इंस्टीट्यूट के मटेरियल पर 100% फोकस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।